दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने मार्क्स के विषय में अपने वक्तव्य को प्रारंभ किया था और उसके थोड़े पैटर्न को चेंज करते हुए यह बताया था कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं। और उसके बाद हम लोग उन टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए विभिन्न जो अवधारणात्मक पक्ष हैं, विभिन्न सैद्धांतिक पहलू हैं, उनमें उसका इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने पिछली बार की जो टर्मिनोलॉजी को अपने नैरेटिव्स में शामिल करने की कोशिश की थी, उसमें हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मीन्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस को शामिल किया था, और डायलेक्टिक्स की बात की थी। कुछ और अवधारणाएं हैं जिनको की समझना बहुत जरूरी है और जिनको के हम इस्तेमाल करेंगे अपने आगे के वक्तव्यों की रचना करते समय। डायलेक्टिक्स में हमने नेगेशन टू नेगेशन नियम की बात की थी, निषेध संबंधी नियम, जो कि विकसित हुआ था थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रिलेशंस के कारण, जिसमें एंटीथीसिस थीसिस को नेगेट करती थी, यानी प्रतिवाद वाद का निषेध करता था, और संवाद वाद और प्रतिवाद उन दोनों का निषेध करता था। यह भी बताने का प्रयास किया था कि डायलेक्टिक्स को हीगेल के चिंतन से ड्रॉ किया गया था, लेकिन हीगेल के चिंतन में वह डायलेक्टिक्स फिलोसॉफिकल डायलेक्टिक्स है, और मार्क्स के संदर्भ में हम उस डायलेक्टिक्स को मेटलिस्टिक डायलेक्टिक्स की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में जो अगली मुख्य अवधारणा है वह वर्ग है। वर्ग के बारे में मार्क्स ने काफी विस्तार से बात की है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अन्य वक्ताओं की तरह या अन्य विचारकों की तरह मार्क्स ने क्लास की परिभाषा नहीं दी है। पर जब हम मार्क्स के विभिन्न अध्ययनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब यह संदर्भ समझ में आता है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सवाल और अपने हितों के बारे में चेतना के पक्ष, ये दो अवयव मिलकर के वर्ग की रचना करते हैं। एक तो हम कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट कॉन्शियसनेस, हित संबंधी चेतना, और एक ओनरशिप का सवाल, ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। स्वाभाविक है कि उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व है वह स्वामित्व कई तरह का होगा, जिसमें एक तरफ एकाधिकार के पक्ष भी हो सकते हैं उत्पादन के साधनों पर, और दूसरी तरफ उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व ना भी हो या बहुत आंशिक स्वामित्व हो। किसी का स्वामित्व भूमि के ऊपर है, किसी का पूंजी के ऊपर है, किसी का श्रम के ऊपर है, और जो श्रम पर स्वामित्व रखने वाले सामाजिक समूह हैं, वे सामाजिक समूह अपने उस श्रम को बेचते हैं उन लोगों को जो कि भूमि पर स्वामित्व रखते हैं या जो पूंजी पर स्वामित्व रखते हैं, और उस श्रम को बेचते हुए वे वेजेस को प्राप्त करते हैं, पारिश्रमिक को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से वर्ग में स्वामित्व का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और धीरे धीरे जो हित संबंधी चेतना है वो वेजेस से रिलेटेड है, वो पूंजीपतियों के बीच में पूंजी से रिलेटेड है, वो सामंत के बीच में या भूमि का स्वामित्व रखने वाले लोगों के बीच में भूमि के अधिकारों को लेकर के है। उसको लेकर जब हम चेतना को देखते हैं तो उस चेतना में कहीं चेतना का स्तर निम्न हो सकता है, कहीं चेतना का स्तर उच्च हो सकता है। तो इंटरेस्ट कॉन्शियसनेस में पाई जाने वाली वेरिएशंस और उधर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के कंटेक्स्ट में पाई जाने वाले वेरिएशंस, इनको लेकर के वर्ग की
रचना की जाती है। आगे हम वर्ग के विषय में और बात करेंगे, लेकिन अभी हमको यह समझने की आवश्यकता है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के स्तर और हित संबंधी चेतना के स्तर, इनके वेरिएशंस वर्ग की संरचना को निर्मित करते हैं। आप आगे जाकर के देखेंगे कि इन्हीं के आधार पर हम क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की अवधारणाओं का भी उल्लेख करेंगे। इसके बाद में आधार संरचना और अधिसंरचना, ये मार्क्स की टर्मिनोलॉजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। आधार संरचना ये मटेरियल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वह शामिल होती हैं, और इसलिए इसको मेटलिस्टिक बेस कहा जाता है। अगर आप मैक्स वेबर के संदर्भ के साथ जोड़ करके देखें, जहां पर कि वो आर्थिक निर्णायक बात का उल्लेख करते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि आधार संरचना में मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स आर्थिक संरचना पर अधिक बल देते हैं। इसको हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की भी संज्ञा दे सकते हैं। अगर वेबर के कंटेक्स्ट में इसकी बात की जाए, स्ट्रक्चर है, मैटर इसमें सबसे डोमिनेट काम करता है। जहां सुपर स्ट्रक्चर का सवाल है, वह अधिसंरचना, यह नॉन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। यह नॉन इकोनॉमिक यानी इसमें आर्थिक पक्ष शामिल नहीं है। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ये सम्मिलित नहीं है। परंतु इन सब की प्रकृति के आधार पर हम किस तरह से कला को विकसित करते हैं, हम किस तरह से संस्कृति को विकसित करते हैं, कैसे धर्म विकसित होता है, कैसे कानून होता है, कैसे शिक्षा के दायरे विकसित होते हैं, इन सब पक्षों को लेकर जो से सुपर स्ट्रक्चर की संज्ञा दी थी, मुख्य रूप से इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है, और अधिसंरचना मुख्य रूप से संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। मार्क्स अपने समूचे सैद्धांतिक विश्लेषण के अंदर बार बार इस बात कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर को निर्मित करता है। हालांकि एंगल्स एक स्तर पर यह उल्लेख करते हैं कि यह बात सही है कि आधार संरचना अधिसंरचना को निर्मित करती है, लेकिन एक स्टेज पर अधिसंरचना का स्वायत्त शासी स्वरूप भी देखा जा सकता है। और अगर आज के ग्लोबलाइज्ड कंटेक्स्ट में बात की जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अधिसंरचना के पक्ष हैं, जो सुपर स्ट्रक्चर के पक्ष हैं, वे सुपर स्ट्रक्चर के पक्ष कहीं ना कहीं कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म के साथ जुड़ करके आधार संरचना के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात आधार संरचना और अधिसंरचना, इन दोनों के मध्य की अंतर निर्भरता को आज के संदर्भ में समझने की आवश्यकता कहीं ज्यादा महसूस होने लगी है। इन दोनों के बीच का जो वर्गीकरण है, वह वर्गीकरण धीरे धीरे कम होता गया है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि अधिसंरचना के बहुत से पहलू आने वाले समय में आधार संरचना की विशेषताओं के साथ जुड़ सकते हैं। बहरहाल ये दोनों अवधारणाएं अपने आप में पृथक हैं, लेकिन इनकी अंतर निर्भरता मार्क्स ने भी स्थापित की है और फ्रेडरिक एंगल्स ने भी स्थापित की है। जब मार्क्स ये कहते हैं द आइडियाज ऑफ एनी सोसाइटी आर ऑलवेज रूलिंग क्लास आइडियाज, तो वो आधार संरचना और अधिसंरचना, इन दोनों के मध्य की अंतर निर्भरता को बहुत स्वाभाविक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये समूचा पक्ष कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी और कल्चरल इकोनॉमी जैसी अवधारणाओं को आगे चल करके जन्म देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मार्क्स की टर्मिनोलॉजी का महत्वपूर्ण पक्ष है, वो अलगाव, एलियनेशन। और यहाँ एलियनेशन का अभिप्राय बहुत सामान्य अर्थ में अगर हम लगाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपरिचितता का भाव उत्पन्न करने लगते हैं। हम अपरिचित हो जाते हैं
बहुत सारे पक्षों के बारे में। हम रूटीनाइज्ड रोल्स के कारण एक अपनी जो हमारी भूमिका है, उन भूमिकाओं में एक ऐसा रूटीन डेवलप हो जाता है कि हम उसके प्रति डिसइंटरेस्टेड होने लगते हैं। उसके प्रति हमारा अपना एक जो लगाव है, वह लगाव खत्म होने लगता है। और लगाव खत्म होते होते हम बहुत सारे पक्षों के प्रति अपरिचितता का भाव महसूस करने लगते हैं, जो अपने श्रम के प्रति हो सकता है, अपने समूह के प्रति हो सकता है, सामाजिक संबंधों के प्रति हो सकता है, और अपने स्वयं के प्रति भी हो सकता है। मार्क्स इस रूप में अलगाव की इन चार विभिन्न स्तरों की बात करते हैं, लेकिन अपरिचितता का भाव उत्पन्न होने लगता है। और जितना ज्यादा एलियनेशन होगा, अलगाव जितना अधिक होगा, उतना ही शोषण की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं, उतना ही सामूहिकता से व्यक्ति का अपना संबंध विच्छेदित होता चला जाता है, और वह अपने आप में एक ऐसी इकाई बन जाता है, जो इकाई अनेक सारे उन पहलुओं से अपरिचित होती चली जाती है, जो पहलू उसके सामाजिक आर्थिक जीवन को सुनिश्चित और निर्धारित करते हैं। उनके प्रति उसका अपरिचितता का भाव, उनके प्रति उसकी अपनी डिसइंटरेस्टेडनेस शोषण को और दमन को कहीं ना कहीं संस्थागत रूप देती चली जाती है। और इसलिए अलगाव एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में कार्ल मार्क्स के चिंतन में अभिव्यक्त होता है। इसके बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट है। मार्क्स का पूरा सिद्धांत राजनीतिक अर्थवाद का सिद्धांत है। यानी राजनीति जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है, जो नियंत्रण की प्रक्रिया को जन्म देती है, नियमों के माध्यम से, कार्य प्रणालियों के माध्यम से, सांस्कृतिक पक्षों के माध्यम से। और चूंकि ये राज्य का सवाल है, जिसमें सामंती राज्य हो सकता है, जिसमें पूंजीवादी राज्य हो सकता है, क्रांति के बाद जो समाजवादी और साम्यवादी राज्य उभर करके आ सकते हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर जो आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, उस आर्ट ऑफ गवर्नेंस का स्वरूप क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, मोनोपोलिस्टिक डायमेंशंस कैसे डेवलप होते हैं, किस तरह से विभिन्न नियमों और कानूनों के माध्यम से पूंजीपति सर्वहारा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, या सामंत भूमिहीन श्रमिक को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, या उसके पहले स्लेवरी के दौर में किस तरह से मास्टर स्लेव को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ये सब वो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं जिनकी हमको स्टडी करनी होती है। और चूंकि यह पॉलिटिकल डायमेंशंस इकोनॉमी के द्वारा संचालित और गवर्न होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी के अंदर एक बहुत प्रभावी सोशल साइंस की संज्ञा दे सकते हैं। दूसरे रूप में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो करेक्टर है, वह मार्क्स के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की एक सेंट्रलिटी है, और उस सेंट्रलिटी को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। पूंजीवाद मार्क्स के चिंतन में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो कि पूंजी की अवधारणा के साथ जुड़ती है। पूंजी, हमने पिछली बार भी कहा था कि पूंजी अपने आप में एक डेड लेबर है, एक मरा हुआ श्रम है। लेकिन यह जैसे जैसे श्रमिक के श्रम को सक करती है, उसको चूसती है, यह पूंजी लाइव होती चली जाती है, जीवंत होती चली जाती है। और पूंजी का एक्यूमुलेशन, उसका अपना संकेंद्रण जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे श्रमिक के शोषण की प्रक्रिया तीव्र होती चली जाती है। और एक स्टेज पर आप ये भी कह सकते हैं कि यह पूंजीवाद, यानी पूंजी पर संकेंद्रण के विभिन्न संरचनात्मक और व्यवस्थात्मक पक्ष, यह धीरे धीरे समाज के अंदर ऐसे अनेक गैर संस्थागत कृत्यों को जन्म देने लगते हैं, जो गैर संस्थागत कृत्य पूंजी के अमानवीय चेहरे को हमारे सामने लाते हैं, जिसमें शोषण, दमन, भ्रष्टाचार, ये पहलू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कैपिटलिज्म के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करेंगे। और मार्क्स ने
कैपिटल के विभिन्न पहलुओं को अपने तीनों वॉल्यूम्स के अंदर प्रस्तुत करने का बड़ा सफल प्रयास किया है। आज के दौर में कैपिटल के ऐसे कुछ पहलू जो कि एंसेस्ट्रल हैं, या जो हमारे पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, उस तरह के पूंजीवाद के पक्ष की नए संदर्भों की साथ में चर्चा थॉमस पिकेटी ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड आइडियोलॉजी और कैपिटल इन 21st सेंचुरी में की है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको कि हम कहीं ना कहीं मार्क्सवादी नजरिए से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। पूंजीवाद में निहित शोषण और दमन, इससे मुक्ति का रास्ता मार्क्स क्रांति के माध्यम से दिखाते हैं, और वह मुक्ति का रास्ता पॉलिटिकल इमेंसिपेशन और सोशल इमेंसिपेशन की तरफ ले जाता है। यानी राजनीतिक शोषण के साथ जुड़ा हुआ जो एक व्यवस्था का ढांचा रहा है, उसके साथ में मुक्ति, यानी अब हम उत्पादन के साधनों के ऊपर जो एक तरह का एकाधिकारवादी स्वामित्व है, वह स्वामित्व समाप्त होता है, और समाजवादी मूल्यों के साथ मनुष्य पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। यानी अब राज्य के द्वारा दमन और शोषण की प्रणाली जो कि पूंजीवाद के माध्यम से संचालित होती है, ऐसा नहीं होगा, या ये न्यूनतम हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से सुपर स्ट्रक्चर जो बेस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया था, जिसमें कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, विचारधाराई, इस प्रकार के शोषण के पक्ष सम्मिलित हैं, उस शोषण से भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। और इसलिए पॉलिटिकल और सोशल इमेंसिपेशन मार्क्स की अपनी टर्मिनोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं। एक बात जरूर कही जा सकती है, आज के दौर में जब लोग मार्क्स की आलोचना करते हैं या मार्क्सवादी सिद्धांत को ये कहते हैं कि ये अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है, या इसको महत्व नहीं दिया जाता, ये असल में गलत है। जब तक दमन और शोषण और निर्धनता, ये तीन पक्ष हमें किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर, यहाँ तक कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते हैं, तब तक मार्क्सवाद का पूरा जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने उपस्थित होता है। और आज तो जो इकोलॉजिकल डायमेंशंस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के जो पक्ष आ रहे हैं, उन पक्षों को भी, क्योंकि हम इसको शोषण और दमन की प्रक्रिया के साथ, पूंजी के एकाधिकारवाद के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इन पर्यावरण से जुड़े हुए पहलुओं की व्याख्या, महिलाओं के सबलीकरण की प्रक्रिया में आने वाले जो बाधक तत्व हैं, उनके विषय में जब हम व्याख्या का प्रयास करते हैं, तो मार्क्सवाद का सिद्धांत अनिवार्यतः हमारे सामने उभर करके आ जाता है। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन और सोशल इमेंसिपेशन के जो पक्ष है, उनको भी हम यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिन टर्मिनोलॉजीज की बात मार्क्स के चिंतन में हमें देखने को मिलती है, और इसलिए इस तरह की अवधारणाओं की समझ हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। ये एक ऐसा पक्ष है जिसको कि हमें समझना है। दूसरा, अब हम मार्क्स की पुस्तकों की हमने चर्चा कर ली। मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई जो टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी जो लैंग्वेज है कार्ल मार्क्स की, उस लैंग्वेज को हमने मोटे मोटे रूप में समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें मार्क्स के कुछ पक्षों का उल्लेख करते हैं। और इस उल्लेख में आपको ध्यान रखना होगा कि हमने जिस लैंग्वेज की बात की है अब तक, और जिन पुस्तकों का उल्लेख करने का प्रयास किया है, वो अब आपके सामने किसी ना किसी रूप में आती जाएंगी। कार्ल मार्क्स के ऊपर तीन तरह के तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। इन तीन अवयवों को हमें बहुत ब्रीफली समझने की जरूरत है। पहला, जर्मन आइडियलिज्म। आपको शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए, उसके बाद में वो फ्रांस गए, फ्रांस के बाद में वो
जर्मनी चले गए। और उनका यह जाना बहुत कुछ इस आधार पर था, क्योंकि वो जिस तरह का लेखन कर रहे थे, जिस तरह से वो अखबारों के अंदर अपने लेख देते थे, उन लेखों को जर्मनी की सरकार ने कभी पसंद नहीं किया, इसलिए उनको फ्रांस भेज दिया गया। फ्रांस में बहुत सारे ऐसे कारण पनपे जिनकी वजह से वो इंग्लैंड, तो जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, इन तीन राज्यों का मार्क्स के चिंतन पर बड़ा गहरा प्रभाव है। हालांकि इस चिंतन के पहले हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से मार्क्स की अपनी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने भी मार्क्स के चिंतन को विकसित करने में काफी कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक तो मार्क्स के चिंतन पर जर्मन आदर्शवाद का प्रभाव है, जर्मन आइडियलिज्म का, जिसमें विशेष रूप से हीगेल का चिंतन काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा लीविस, LEIBNIZ, लेबनिज, और लेसिंग, LESSING, लेसिंग, और कांट, इनके जो अपने विचार हैं, ये सब जर्मनी के स्कॉलर्स हैं, उन जर्मनी के स्कॉलर्स का मार्क्स के चिंतन पर प्रभाव है। और ये जितने भी विचारक हैं, ये विचारक प्रगति के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो जर्मनी का जो आदर्शवाद है, जर्मनी में जो आइडियलिज्म है, उस आइडियलिज्म को मार्क्स के चिंतन के ऊपर प्रभाव की दृष्टि से देखा जा सकता है। और आप लोगों में जिन लोगों ने समाज विज्ञानों को पढ़ा है, वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि यंग मार्क्स, यानी मार्क्स के दौर का प्रारंभिक पक्ष, यानी जिसको आप युवा मार्क्स कहते हैं, वो कहते हैं कि यंग मार्क्स यंग हीगेलियन थे। और उस वक्त जर्मनी में हीगेल का प्रभाव बहुत जबरदस्त था। यंग हीगेलियन करके ग्रुप्स थे, और उन ग्रुप्स के अंदर हीगेल के विभिन्न पहलुओं की चर्चा होती थी। मार्क्स भी उसमें हस्तक्षेप करते थे, और उसी हस्तक्षेप के अंदर एक स्टेज पर मार्क्स हीगेल की फिलोसॉफिकल डायलेक्टिक्स के विपरीत जाकर के मेटलिस्टिक डायलेक्टिक्स की अवधारणा को उत्पन्न करते हैं, भौतिकवादी द्वंद्ववाद को उत्पन्न करते हैं। और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट जब आप आगे पढ़ेंगे तो आएगा, जिसमें ये कहा जाता है कि मार्क्स ने हीगेल के चिंतन को अपसाइड डाउन कर दिया, यानी इसको ठीक उलट दिया। तो वो जर्मनी का आइडियलिज्म मार्क्स के ऊपर काफी कुछ प्रभाव डालता है। दूसरा जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है मार्क्स के चिंतन पर, वो फ्रांसीसी इतिहास का देखने को मिलता है। फ्रेंच हिस्ट्री, जर्मन आइडियोलॉजी, सॉरी जर्मन आइडियलिज्म, और उसके बाद में फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रेंच हिस्ट्री को अगर आप देखें तो उसमें हमको समाजवादी परंपरा, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी हमको देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मार्क्स के पहले एक समाजवादी विचार धीरे धीरे वहां पर उभर करके आ रहा था, और जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और उसके साथ साथ फिर किस तरह से इक्वलिटी का कंसेप्ट निकल करके आए, किस तरह से फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट निकल करके आए, रिवॉल्यूशनरी डायमेंशंस कैसे निकल करके आए, किस तरह से राजशाही के खिलाफ एक संघर्ष की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो समूचा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके जितने भी फ्रांस के इतिहासकार थे, वे बहुत कुछ चर्चा करते थे कि किस तरह शोषण और दमन की संभावनाओं को हम खत्म करें। ये बात सबको पता है कि इस तरह से यूटोपियन सोशलिज्म की चर्चा की जा रही थी, और वो यूटोपियन सोशलिज्म मार्क्स के चिंतन के पहले किसी ना किसी रूप में वहां उभरा था। तो फ्रांस के उस इतिहास को और समाजवाद की उस परंपरा को, यानी मार्क्स के पूर्व का जो समाजवाद है, उस समाजवाद के पक्षों को समझने की जरूरत है। और इसका काफी कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलता है मार्क्स के अपने चिंतन पर। लेकिन जिस तरह का समाजवाद हमें
फ्रांसीसी इतिहास के दौर में देखने को मिल रहा था, उससे भिन्न प्रकृति का समाजवादी डायमेंशंस मार्क्स ने अपने चिंतन में प्रस्तुत किया है। और अ, अगर आप देखें तो इस तरह की बहस हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जब हम फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, रोदा के चिंतन में और मार्क्स के चिंतन में, इन दो पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब फ्रांसीसी इतिहास कुछ ऐसे पहलुओं का उल्लेख हमें वहां देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा वह था ब्रितानी राजनीतिक अर्थवाद, ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी का। ब्रिटेन के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उभर करके आ रहा था, और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान प्रोलिटेरिएट की, यानी सर्वहारा की, श्रमिक की जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, पूंजीवाद जिस तरह से एक विस्तार ग्रहण कर रहा था, उद्योगों के अंदर श्रमिक और उद्योगपतियों के मध्य के जो संबंध उभर करके आ रहे थे, वे कहीं ना कहीं मार्क्स के चिंतन पर असर डाल रहे थे। तो ब्रिटेन की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिज्म था और उत्पादन के संबंधों का असमानता मूलक चरित्र था, वो दोनों मिलकर के ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, और उसे, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को मार्क्स अपने चिंतन के अंदर आलोचनात्मक दृष्टि में स्थान दे रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के चिंतन को प्रभावित करने वाले ये तीन पक्ष हैं: जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच हिस्ट्री और ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी। एक चीज और भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा अभी हमने कर भी ली है, कि जो नवजागरण का दौर है, वह नवजागरण का दौर जहां फ्रांस में था, वहां जर्मनी के अंदर भी था। तो जर्मनी का जो नवजागरण है और फ्रांस का नवजागरण, ये दोनों ही कहीं ना कहीं मार्क्स के चिंतन को प्रभावित कर रहे थे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जर्मनी और फ्रांसीसी नवजागरण, ब्रिटेन का पॉलिटिकल इकोनॉमी का पक्ष और जर्मनी में पाए जाने वाला आइडियलिज्म, ये हमें चार प्रकार के विचारों के साथ कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक तो प्रगति से संबंधित विचार जो हमको देखने को मिलता है, जिसकी बात हम जर्मनी के आइडियलिज्म में कर रहे थे। तो प्रगति से संबंधित विचार में हमारे सामने एक डिबेट उभर करके आती है कि क्या प्रगति शांतिपूर्वक हो सकती है, पूर्ण, या प्रगति के अंदर संघर्ष मूलक पक्ष भी पाया जाता है। तो प्रोग्रेस थ्रू पीस, इज इट पॉसिबल, एंड प्रोग्रेस विथ एक्टिव प्रिविलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष की सक्रिय स्थिति की उपस्थिति के साथ प्रगति की अवधारणा, ये बहस हमको कहीं ना कहीं मार्क्स के चिंतन के आधार पर देखने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। एक तो प्रगति का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने आता है। एक, इन तीनों प्रभावों के अंतर्गत हम अलगाव के विचार को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से एलियनेशन एक मनो आर्थिक अवधारणा के रूप में, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में, राजनीतिक अवधारणा के रूप में, विभिन्न वर्गीय संरचनाओं का हिस्सा बन रहा है, विशेषतः सर्वहारा वर्ग का वह हिस्सा बनकर किस तरह से जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो एलियनेशन एक बहुत सेंट्रलिटी के कंसेप्ट के रूप में, एक बहुत केंद्रीय विचार के रूप में मार्क्स के चिंतन में शामिल हो जाता है। हमें उसको समझने की जरूरत है, और हमें पता है कि एलियनेशन का जो विचार है वो मार्क्स के पहले रूसो में हमें देखने को मिलता है, हमें शिलर के चिंतन में देखने को मिलता है, हमें फीत्से के चिंतन में देखने को मिलता है, और वह धीरे धीरे उभार लेता चला जाता है, और मार्क्स के चिंतन में वो एक नई शेप लेकर के आ जाता है। ठीक इसी तरह से हमने प्रगति के चिंतन की बात की। प्रगति से संबंधित जो विचार हैं वो जर्मनी के दार्शनिक लेविनिज में, लेसिंग में, कैंट में, हीगल में देखने को मिलते हैं, और वो फिर
शांति मूलक पक्ष है या संघर्ष मूलक पक्ष है, इसका स्वरूप ग्रहण करते हुए मार्क्स के विचारों के अंदर एक आलोचनात्मक उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट मार्क्स के चिंतन में आता है इन तीनों के प्रभाव के कारण, वह परफेक्टिबिलिटी का चिंतन है। किस तरह से आप परफेक्ट, एक संपूर्णता का नोशन, समग्रता अपने रूप में संपूर्ण किस तरह से, यानी समाज किस तरह से असमानता को समाप्त करेगा, किस तरह से शोषण को समाप्त करेगा, वह चिंतन उभर करके आता है, जिसमें लॉक और ले मैत्रेय शामिल होते हैं। तो वो परफेक्टिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वह मार्क्स के चिंतन में आता है, जो कि लॉक की अवधारणा के अंदर और लय मैत्रेय की अवधारणा के अंदर हमको देखने को मिलता है। फिर टोटलिटी अपने आप में एक आती है, जिसमें कि फिर हीगेल शामिल हो जाते हैं। हीगेल का जो एक वर्टिकल और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है, ये दो प्रकार के अपने डायमेंशंस हैं हीगेल के चिंतन में। वर्टिकल विजावी हिस्टोरिकल, हॉरिजॉन्टल विजावी स्ट्रक्चरल। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं और कैसे भिन्नता प्राप्त कर लेते हैं, ये पक्ष वहां उभर करके आता है। तो प्रोग्रेस, एलिरेशन, परफेक्टिबिलिटी और टोटलिटी, ये वो डायमेंशंस हैं जिनको कि हम मार्क्स के चिंतन में तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात और भी कही जा सकती है जो आज के वक्तव्य का आखिरी पॉइंट होना चाहिए। लेबर मूवमेंट, श्रमिक आंदोलन जितने तीव्र हुए, इंडस्ट्रीज का जैसे जैसे विकास हुआ, उत्पादन का जो पूंजीवादी चरित्र था उसमें किस तरह के सामाजिक संबंध उभर करके आए, यानी सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक नेचर, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, लेबर मूवमेंट, ये ऐसे पक्ष हैं जिन्होंने मार्क्स के वैचारिकी को, मार्क्स के सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखा है। और समाज विज्ञान के अंदर हम इनकी चर्चा किए बिना ना तो समाज विज्ञान की बात कर सकते हैं और ना ही मार्क्स के चिंतन की बात कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ आगामी वक्तव्यों के अंदर हम मार्क्स के सिद्धांतों का उल्लेख करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमको लगातार भेजते रहिए, ताकि हम दोनों के बीच के संबंध उत्साहवर्धक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।